नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पर ही डिस्कशन की थी। जैसे आपने मोलरिटी पढ़ ली थी, उसमें हम लोगों ने मोलैलिटी पढ़ लिया था और भी जो परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म ही देखेंगे और कुछ रिलेशन भी देखेंगे, है ना? कॉन्सेंट आपस में दो कंसंट्रेशन टर्म्स का आपस में जो रिलेशन होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि पार्ट पर मिलियन में किस तरह से कंसंट्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। ठीक है जी। पार्ट पर मिलियन में किस तरह से कंसंट्रेशन हम लोग लिखते हैं या इसको कैसे पढ़ते हैं। पीपीएम यूज किस लिए किया जाता है, सबसे जरूरी बात यह है पीपीएम जो यूज किया जाता है वो हमारे बहुत ही इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि बताओ हार्डनेस हार्डनेस ऑफ वाटर, बताओ सर। आपको हार्डनेस ऑफ वाटर बताना है तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी इसमें घुला है बहुत कम होगा, वाटर बहुत बड़ा है ना अमाउंट में होगा और जो डिजोल्व होगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा। तो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड, अगर मैं आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जब भी निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि एयर में पॉल्यूटेंट्स यानी जो भी प्रदूषण फैलाने वाले आपके तत्व हैं वो कितने हैं। तो एयर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो एयर एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है जैसे आपने अभी परसेंटेज कंसंट्रेशन बोला था सर, जब आपने परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात की थी तब आपने क्या बोला था? तब आपने कहा था सर अगर मैं यहां पर मैं पीपीएम की बात करूं, देखो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था परसेंटेज कंसंट्रेशन में, परसेंटेज कंसंट्रेशन में मैंने बोला था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको अलग कलर से कर दूं, इंटू 100 था। तब ये था क्या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन सर। अगर मैं यहाँ पर पीपीएम बोलूं आपसे कि बताओ पार्ट पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तब भी आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट करना है अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। शर्त क्या है? शर्त बस जरा सी है कि 10 की पावर 6 में 10 लाख में लेना है आपको। ठीक है, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख। तो 1 मिलियन में आपको देखना है कि 1 मिलियन एयर में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल आपके हार्डनेस करने वाले जो अदर आपके एलिमेंट हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका जनरल फॉर्म में फॉर्मूला हो जाता है। अब मैंने आपसे कह दिया कि बताओ आपने किस में लिया, बाई मास अगर आप लेते हैं तो जैसे आपने उसमें किया था, तो बाई मास अगर पीपीएम निकालते हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको क्या रखना है? मास रखना है ना, या फिर वेट किसका? सॉल्यूट का अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे तो मैं डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू से ही कर दूं, प्लस कैपिटल डब्ल्यू इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, अगर मैं कहूं बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम अगर पीपीएम निकालना है सर तब क्या करोगे? तो बाई वॉल्यूम अगर पीपीएम निकालना है सर तो स्मॉल वी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इतना करते थे। और पीपीएम में निकालना है तो इंटू 10 की पावर 6 कर दो। अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना है ना, जैसे मैं इसी में बोलूं कि अगर मैं बाई स्ट्रेंथ बोलूं, अगर बाई स्ट्रेंथ आपसे पूछे कि बताओ पीपीएम में आप निकालो तो कैसे निकालोगे, तो स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते थे? स्ट्रेंथ के लिए आप कहते थे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो ये आपका पीपीएम हो जाता है। मतलब जैसे आपने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकाला था ना, सेम टू सेम वैसे निकालना है, कोई अलग से कोई आपको टेंशन लेना ही नहीं, कोई अलग से दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, हाँ एक बात और है, अगर मैं इस चीज को, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, इस चीज को मैं यहां से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, क्या कर दूं? जैसे बाई मास लिखा ना, यहां पर पीपीएम लिखा था,
ठीक है, क्या लिखा था, वेट अपॉन वेट प्लस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 10⁶। अब मैं 10⁶ को क्या लिख सकता हूँ, 10⁶ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻² यानी 100 इंटू 10⁻4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? आप जरा बताओ ये क्या है, देख के बताओ, ये क्या आपको परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल लिखा है। तो अगर मैं पीपीएम और इसी तरह से रिलेशन लिखना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये क्या है, परसेंटेज है ना, वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन है इंटू 10⁴। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इंटू 10⁴। ठीक है, तो ये एक रिलेशन, देखो याद हो तो नहीं करना है, बस दिमाग में इतना रखना है कि हाँ ये होता है, पीपीएम में ऐसा होता है, फिर आप रिलेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दूं। हट जाओ ना थोड़ा, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है इफ वेट बाय वेट परसेंटेज इज 60 देन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। तो पहले पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 10⁶ होता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला कि वेट अपॉन वेट, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ ना, स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू, मैंने यहाँ 100 लिख दिया और 10⁴ लिख दिया। अब ये चीज हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ रख दिया 60 इंटू 10⁴। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसको 6 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, जैसा आपके क्वेश्चन में आंसर दिया रहे आपके ऑप्शन में। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहीं से शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग, ले ही लिया होगा या तो वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की, किसकी बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, देखो भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किस चीज का नाम है, बहुत इजी है भी। मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको आप लोग इससे इस तरह से लिखते हैं, काई या फिर चाई भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, या फिर आप मोल फ्रैक्शन बोल दो इस तरह से, देखो क्रॉस नहीं है। ठीक है, ये एक्स या फिर काई या फिर इस तरह से चाई भी बोल देते हो। मोल फ्रैक्शन अगर लिखना है तो क्या है, ये एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ numbers of moles, number of moles of one component to the moles of total components. It is the ratio of number of moles of one component to the moles of total components of the solution of solution called mole fraction of that का बिल्कुल मत करिएगा, मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है, वन कंपोनेंट है और क्या है, टोटल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देता क्या आपको, देता है हमको सॉल्यूशन, करेक्ट।
तो अगर मेरा सॉल्यूट छोटा होता है ना, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हो, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो, और दोनों के मिक्सचर को ही आप, होमोजेनियस मिक्सचर को ही आप सॉल्यूशन कहते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूट है उसको, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रेजेंट करें स्मॉल एन से, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, और टोटल सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, इतना कर लिया। आपको दो बात और ध्यान रखनी है, जहां कहीं भी वॉल्यूम टर्म यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जहां कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है जी। चलो, अब मैं अगर लिखना चाहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं क्या लिखना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से क्रॉस लिखिए, क्रॉस, यहां लिख दीजिए सॉल्यूट। देखो आप ए बी करके भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कई किताबों में लिखा है, लेकिन फिर बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा अपना कहना यह है पर्सनली कि जो जो दिया है ना बस उसको वैसे वैसे लिखो, एक बार समझने के लिए। जो कह रहा है सॉल्यूट कह रहा है सॉल्यूट लिख दो प्यार से, सॉल्यूशन कह रहा है सॉल्यूशन लिखो, सॉल्वेंट कह रहा है सॉल्वेंट लिखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार समझ जाओगे आप, तो फिर आप जो भी सिंबल है, क्योंकि आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हो आगे चल के, आपको लगता है कि यार ये एम मतलब क्या है और दूसरा एम जो लिखा उसका मतलब क्या है, कहीं मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तो आप उसको मोलैलिटी पढ़ लोगे, मोलैरिटी पढ़ लोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। क्रिस्टल क्लियर अगर क्लियरेंस चाहिए, क्रिस्टल क्लियर समझ आपको डेवलप करनी है, तो एक बार प्यार से इत्मीनान से सारी चीजें कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। तो मैं दैट सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन निकालूं सॉल्यूट का, तो मुझे ऊपर रखना है सॉल्यूट के मोल्स को और नीचे डिवाइड कर देना है टोटल मोल से, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलूं तो क्या होगा सर, तो सॉल्वेंट अगर बोलना है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर सॉल्वेंट कह दीजिए, और क्या कर दीजिए, इस बार मैंने क्या कर दिया, मैंने एन कैपिटल एन को ऊपर कर दिया और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। अगर मैं कहूं आपसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन टोटल रखोगे ऊपर, टोटल रखोगे नीचे, ठीक है। सॉल्यूशन का मोल और टोटल मोल तो कट के एक आ जाएगा। तो मैं अगर एक तरह से यहां भी लिख दूं एक्स सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो कोई पाप लगेगा नहीं, क्यों, आप दोनों को जोड़ लो ना, आप स्मॉल एन प्लस इतना रखोगे प्लस स्मॉल एन अपॉन इतना रखोगे प्लस कैपिटल एन अपॉन इतना रखोगे, तो बेस दोनों का बराबर है, ऊपर में भी क्या है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा, कट के एक ही आ जाना है। तो आप कर भी कुछ लोग यही आएगा, कुछ भी कर लीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ सॉल्यूट का दिया रहेगा तो सॉल्वेंट का आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको, देखो मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से यहां आ जाइएगा, एक्स सॉल्वेंट अगर निकालना है मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसा किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप इसको मत याद रखना, बस इसको याद रखना, आप जिसकी जरूरत होगी उसको निकाल लेना, ठीक है। तो आप एक दूसरा ये भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जरूरी है, इससे तो आप ये आराम से निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, अगर एक बात और आप यहां पर करो, इन दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, बताओ नीचे वाला नीचे से कट जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन तो कट ही गया, बचेगा क्या, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब स्मॉल एन आपको पता है क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। बात समझ में आ रही ना, हाँ जी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे इसका काम पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं, बस ये कंसेप्ट समझिए, समझने के बाद इसको याद रखिएगा, फिर आप यहां से इस पर आ सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। तो आप अगर समझ के चलेंगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, रटना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट के हैं, 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, कितने, 3 मोल ऑफ सॉल्वेंट में, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द
हाँ, ईच कंपोनेंट आपको दोनों का निकालना है। तो अगर मैं स्मॉल n की बात करूं तो यहां पर सॉल्यूट का मोल कितना है 2। अगर प्रेजेंट विथ 3 मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए कैपिटल N लिखे थे हम लोगों ने ना, यहां 2 मोल है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, किसका निकालना है, जिसका निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखिए, उसके बाद इधर रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दिया, टोटल, टोटल मतलब 2 + 3, तो कितना आ गया 2/5 आ गया, ठीक है। देखो जब भी कभी आप रेशियो लोगे ना, दुनिया की किसी भी चीज का आप रेशियो लीजिए तो कोई यूनिट आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वो नीचे सेम कट के खत्म, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहीं से कहूं सॉल्वेंट का क्या होगा, तो दो तरीके हैं, एक तो आप सॉल्वेंट का मोल रखो, कितना है 3, और टोटल कितना है 2 + 3, तो ये 3/5 आ गया ना। अब चाहे आप इस तरह से कर लो, अगर नहीं आपको पता है तो आप यहां से ये वाला लगा सकते हो ना, सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता था। सॉल्यूट का हमने निकाल लिया था, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूट का दिया रहा है और कुछ ना दिया रहा है, तो सॉल्यूट का 2/5 निकाला था ना, तो यहां से जैसे ही आप लोग 2/5 रखोगे प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 करेंगे ना, तो ये 2/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा 1 - 2/5, तो 5 × 5 -2 मतलब 3/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/5। तो चाहे आप ऐसे, अगर मोल्स आपको फाइंड आउट है एकदम क्लियरली तो आप ऐसे लगा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं दिया है, एक का दिया है दूसरे का पूछ रहा है, तो आप ऐसे लगा लो, आना दोनों से सेम ही है, चाहे जैसे लगा लो, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ले लिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखना हमको रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट का, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। क्या करेंगे, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। देखो सर, एक बात का ध्यान रखो, किस बात का, आप लोग मोमोज खाते हो ना, मोमोज खाया होगा आप लोगों ने, हाँ, तो बस अभी यहाँ मोमो जैसा एक फार्मूला दिख जाएगा, बस उसको ध्यान रख लेना। मैं अगर स्ट्रेंथ लिखूं ना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ सर, तो अगर मैंने मोलरिटी लिए है, मोलरिटी लिया है, तो मोलरिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मो यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से होगा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ होता है, आपको बताएंगे इत्मीनान से। दूसरा, अगर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लिखूं, ठीक है, स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं ना, नॉर्मेलिटी के अगर रिगार्डिंग लिखें, नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में लिखें, तो वो होता है नॉर्मेलिटी इनटू, यहां मोलर मास था, यहां पर इक्विवेलेंट वेट हम लोग यूज करते हैं, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या सॉल्यूट। अब जब सर दोनों ही स्ट्रेंथ है, दोनों ही स्ट्रेंथ है, तो क्या हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं, तो कर भी देना चाहिए। क्या आ जाएगा यहां से, है ना, यहां से आ जाएगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलरिटी, मोलर मास ऑफ इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे m सॉल्यूट लिख दें, या पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अच्छा सर, इतना कर लिया आपने। अच्छा, अगर मैं मोलरिटी को इसके नीचे रख दो तो कोई अपराध तो है नहीं, कर देते हैं, क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, ठीक है, या फिर उधर भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, या इस ई को हम लोग इधर कर दें, या चलो एक एक करके कर लेते हैं, अब करेंगे इत्मीनान से। ई को मैंने नीचे भेज दिया, एम है, यहाँ क्या है एम सॉल्यूट है, और यहाँ पर ई है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जो ई होता है ना, ई ई ई मतलब इक्विवेलेंट, वो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है जी, एन फैक्टर, एन फैक्टर नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल लिया करते थे आप लोग। ई की वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, एन इज इक्वल टू एम इंटू एम सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट बाई
n फैक्टर, ठीक है। अब बताओ m सोल्यूट से m सोल्यूट तो कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टर ऊपर जाएगा और फाइनली जो आना चाहिए वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, या यूं कह लीजिए कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, ठीक सर। ये बात ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि ये कई बार आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आएगा ये रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन जरूरी है भाई, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि n फैक्टर जो होता है ना, n फैक्टर वो हमेशा क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा एक के। जब n फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो आप सोचो जो नॉर्मेलिटी है, अगर n फैक्टर एक से ज्यादा तो n की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक ही मान लेते हैं, अगर एक वैल्यू रखो यहाँ पर एक, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर होगी, तो पहले बराबर वाला देख लो, यानी पहले हो सकता है कि बराबर हो जाए। अगर एक से ज्यादा है तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बात होती है इसमें भी, ठीक है। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन होता है आपका नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन हो गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अगला कंसेप्ट देखेंगे। ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मैंने आपसे एक बात याद कराने के लिए कही थी थोड़ी देर पहले, देखो है क्या, हाँ जी, ये रहा ना। ये मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में अगर रिलेशन चाहिए हमको, ठीक है, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन में रिलेशन चाहिए, तो बस अब हम यहां से करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, देखो मोल सॉल्यूट सॉल्वेंट स्मॉल एन कैपिटल एन, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में चाहिए, अभी अभी मैंने क्या लिखा, अभी अभी मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक जी। और उसके बाद मैंने क्या लिखा था, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। जरा बताओ मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वेट चाहिए होता है ना, वेट चाहिए होता है। तो आप जरा बताना सोच के इत्मीनान से, मैं क्या स्मॉल एन, ये तो सॉल्यूट के लिए, अगर लिखना चाहो तो सॉल्यूट लिख भी दो, वैसे आप समझदार हो, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। आप मोलेलिटी जब निकालते हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट याद करते थे, है ना, लिखते थे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो कहीं ना कहीं चाहिए इक्वेशन में ना। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर चाहिए आपको, तो आप एन सॉल्यूट को ऐसे ही रहने दो। ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, या वेट ऑफ सॉल्वेंट कर लीजिए, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, यहां क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। अब आप देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे एम सॉल्वेंट, ठीक है जी। एक एक पॉइंट को बहुत आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है आपको, है ना, इत्मीनान से देखते चलो। अगर आपको जल्दी होगी तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब जरा आप देखिएगा, इसको मैं क्या ऊपर भेज सकता हूं, ठीक है, भेज देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, हमने अब तक कर लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जी, इतना किया। और फाइनली हम लोग पहुंचे कहां तक, इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, जो चीज सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाती है, तो एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई मुझे पाप तो लगेगा नहीं भाई, सही है। मैं इसको W सॉल्वेंट लिख दूंगा, तो कोई अपराध तो मैंने किया नहीं, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं अभी, और मैंने यहां लिख दिया एम सॉल्वेंट, ठीक जी। अब आप जरा ध्यान दो, इत्मीनान से सोचना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की क्वांटिटी, उसी को तो आप मोलेलिटी बोलते थे भाई। तो मैं इसको क्या करूं, 1000 से अगर डिवाइड कर दूं
और 1000 से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी सेहत पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन अपना काम बन जाएगा और हमको अपना काम बना लेना है। ये चीज अपनी क्या हो गई, ये चीज हो गई अपनी मोलैलिटी। ठीक है, ये चीज क्या हो गई, मोलैलिटी हो गई। तो बस काम बन गया आपका, बधाई हो। ये क्या हो गया, सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। स्मॉल एम से इसको लिखते हैं मोलैलिटी को भाई, यहीं पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल एम, यानी ये क्या हो गई, मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम इनटू एम सॉल्वेंट। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या है, अपॉन में 1000 है ना, तो 1000, ये 1000 तो आपका चला गया उधर, इधर मोलैलिटी बनाने में। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक जी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिलेशन, अब रटना उठना कुछ नहीं है, रटने बैठोगे तो आपको कुछ नहीं याद होगा, आपको पहले समझना है चीजों को, है ना। जितने जल्दी आप आसानी से समझ लेंगे, समझ लिए, फिर आपने उतना समझना शुरू कर दिया तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बात को याद रखिए, क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इनटू एम सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट से इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये कि फाइंड मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.4। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इसको क्या मानेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर। देखो सॉल्यूशन भी दो टाइप का, बहुत सारे टाइप का होता है, जिसमें से बाइनरी सॉल्यूशन भी एक होता है। बाइनरी मतलब जहां पर दो चीजें रहें, सिर्फ कौन कौन सा रहे, एक तो आपका सॉल्यूट रहे, दूसरा आपका सॉल्यूशन रहे। ठीक है, यानी दो चीजें आपस में घुल करके सॉल्यूशन बनाएंगी, तो उसको बाइनरी बोलेंगे। टर्नरी बोलेंगे, तीन चीजें घुल जाएंगी। ठीक है, अब आप बताओ जरा, मोलैलिटी दी है, जो जो चीज दिया है, मोलैलिटी दिया है, तो प्यार से मोलैलिटी हम लिख लेते हैं, कितना दिया है ये फाइंड करना आपको। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन दिया ना इसने, मैं ऐसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ग्लूकोज का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का कितना दे रखा भाई इसने, 0.4%, 0.4 दे रखा है, और पूछ रहा है कि आपसे मोलैलिटी। ठीक है, तो आपको जल्दी से बताइए, अगर अगर एक्वा सोल्यूशन है तो मतलब, एक्वा सोल्यूशन है तो इसका मतलब आपने क्या किया, हाँ जी, आपने क्या किया, ग्लूकोज को पानी में घोल करके एक्वा सोल्यूशन बनाया। और जब ग्लूकोज को पानी में घोल करके आपने सोल्यूशन बनाया है, तो पानी का भी तो कुछ ना, सॉल्वेंट का भी तो कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो टोटल होता है 1। तो अगर मैं आपसे कहूं, बताओ सॉल्वेंट यानी वाटर, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना। अगर इसका 0.4 है तो इसका 0.6 हो जाएगा। फिर हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था, हमारा फॉर्मूला कहता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ फटाफट से, हाँ, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, यही तो था। ठीक है, अगर ये है तो फिर आप रख दो, फिर तो आपका, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया। क्या है समस्या यहाँ पर, मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या था आपका, ग्लूकोज, सॉल्वेंट तो आपका वाटर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ रख दिया 0.4, फिर मैंने रखे 0.6, फिर मुझे निकालना है मोलैलिटी, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना होता है आपका 18, वाटर का तो होता है ना, अब तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो फिर पिछले लेक्चर में देख लेना, 1000। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे फिर ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हम लोग m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/3, और 1000 से मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 18, क्योंकि 18 नीचे आ जाएगा, इसको काटोगे तो आता है कितना आपका 5.5। आप क्या करा दो, m की वैल्यू निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा 111, ये 3, इसको काटोगे तो आ जाएगा 3 3 जा, ये हो जाएगा आपका क्या
आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई? इतना मोलल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है, इस तरह से सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, यहां तक आपने किया था, यहां तक किया था। अगर मैं इसके आगे कोई और रिलेशन बनाना चाहूं इसमें, तो क्या मैं इसको दोनों फॉर्म में एक में कन्वर्ट कर सकता हूं ना? तो आगे भी काम में आ जाएगा कभी, तो ध्यान में रखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूं सर? हाँ जी, सॉल्वेंट को अभी अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। चलो एक बार मैं दिखाता हूँ, आ गया। 1 - सॉल्यूट लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 - सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, कोई अपराध तो है नहीं। फिर हम लोगों ने मोलैलिटी कर लिया और एम सॉल्वेंट कर लिया और बाई 1000 कर लिया। ठीक है, लेकिन 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 ठहरिए जरा, अगर ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत 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 छोटा है, बहुत 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 छोटा है 1 से, है ना, ये होगा किस में, है ना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है तब ये कंडीशन हो सकती है। और जब यो कंडीशन होगी सर, जब ऐसी कंडीशन होगी ना, जब ऐसी कंडीशन होगी तो कुछ करना नहीं है, बस यहां पर अगर लगभग जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब 1 में से 0 गया, कुछ नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, फिर फाइनली आप क्या लिख सकते हो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सीधा सीधा इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। बात बनी कि नहीं बनी, है ना? बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। शर्त दे देगा आपको, शर्त दे देगा, बताओ आप कह देगा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका लगभग जीरो, लगभग, है ना, नेग्लिजिबल कह देंगे आप, नियरली जीरो। तो 1 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर ये तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप सोचोगे कि सर सारी बातें हम ही को ध्यान रखनी है क्या? हाँ भाई हाँ, नीट का पेपर भी तो देना है आपको, तो आप एक एक करके क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आपके सेव होता चला जाएगा। बात सही ना? चलो भाई, ये कर लिया आपने क्वेश्चन, ये कर लिया आपने कंसेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। ले लिया, बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट रिलेशन है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से देखेंगे। ठीक है, मुझे मोलैरिटी, पहले मैं मोलैलिटी लिखता हूं। ठीक है, तो लिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम। ठीक है, मोलैलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, हाँ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मैंने अगर ml में करना था तो सॉरी ग्राम में करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक सर, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं कि व्हाट इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से लिखते थे। ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, हाँ जी, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, है ना। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू ये सब मत आप टेंशन लीजिए, बस जो है जैसा है जिसका है जो है लिख दीजिए चुपचाप उठा के। ठीक है, इनटू 1000 कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो जरा, मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, तो अब 2 इक्वेशन है तो हम लोग क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। कुछ चीजें कटेंगी लेकिन अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है आपको। ठीक है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल का मतलब हम लोग काटने वाली चीज बहुत तेज काटते हैं, तो वहां काटना नहीं है आपको। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड एंड वी गेट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं एंड वी गेट, क्या मिलेगा, जो मिलेगा देखेंगे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। ठीक है, फिर इधर क्या होगा सर, इधर देखो ये चीज तो कट जाएगी ना,
ठीक है, अब मैं लिख ही देता हूँ एक बार, एन सॉल्यूट ऑन कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट वाला, ठीक है सर, अपॉन और इनटू इसके पास था एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू हमारी भावनाएं कह रहे हैं 1000 कट रहा है, मत काटो भाई, आगे काम में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हटा दो, ठीक है, दोनों चीज ऊपर से उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या बच रही हैं, जो बच रही हैं उसको ध्यान से देखिए बस। ये जो देखिए नीचे है ना, तो ये नीचे चली जाएगी, या आप इसको पलट के भी लिखते तो नीचे चली जाती। तो होता क्या, होता कुछ इस तरह से आगे। अब देखिए, अगर मैं मोलेलिटी m इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो ये m और 1000 के पास चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जरा ध्यान से चेक करना। m और 1000 पास में चला जाएगा तो मैं मोलेरिटी इनटू ये कर सकते हैं हम लोग ना, और नीचे क्या बचेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इनटू 1000 तो है ही है। अब अपने को दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा लगाना नहीं है क्योंकि ज्यादा होता ही नहीं हम लोग के पास ना। हाँ, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन, अच्छा बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे अगर लिखूं यहाँ पर स्मॉल w प्लस कैपिटल W और स्मॉल w प्लस कैपिटल W, यहाँ पर ये दोनों मैंने एक साथ करके लिख दिया। ये किसके लिए यूज करते थे सर, ये यूज करते थे सॉल्यूट के लिए। ये किसके लिए, ये सॉल्यूट के लिए यूज करते थे, ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए यूज करते थे, और यो अपना होता था सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा बताओ, अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ स्मॉल w निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w प्लस कैपिटल W में से हम लोग क्या घटा दें, ये वाला सॉल्यूट वाला घटा दें, यानी स्मॉल w माइनस कर देना। बताइए होगा कि नहीं होगा। इस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वेट ऑफ, दरअसल होता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। तो अगर हमने क्या निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है सर, तो सॉल्यूशन वाले में से तो घटाना ही पड़ेगा ना सॉल्यूट को, ये सिंपल सी बात है यार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, कोई पाप तो लगेगा नहीं, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट लिख दिया। ऑन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, और कोई बहुत इसमें हमने रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, इनटू 1000, ठीक है। जब इतनी बात समझ में आ जाए तो बस एक कदम और साथ में हमारे चलिए, उसके बाद अपने आप खुद आपको समझ में आ जाए। अब जब एक ही पार्ट दोनों को डिवाइड कर रहा है एक साथ, तो अलग अलग भी हो सकता है, बताओ हाँ या ना, हो सकता है ना। तो अगर हो सकता है तो कर दीजिए, किसने रोका है आपको, m इंटू 1000 अपॉन, मैं इसको क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा इस चेहरे को, कुछ याद आ जाना चाहिए आपको देख के, वेट अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, अभी काम में ले लेंगे उसको। क्या क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट है, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि 1000 दोनों के पास है, ठीक है। फाइनली अगर मैं m लिखना चाहूं, एक कदम और दूर हैं आप, m इंटू 1000, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे आप, ये बताओ डेंसिटी तो है सर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, पढ़ रखा है आप लोगों ने बचपन में ही, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको प्यार से लिख दूं d, और 1000 यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा d इंटू 1000। बोलो बात सच्ची है कि नहीं, साची बात छे है ना। अगर ये साची बात छे तो आप बताओ, मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्या 1000 इसके पास भी आएगा, तो 1000 को आने दो यहाँ पर,
इसने रोका है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, एक कदम और दूर हो, बस इतना हो गया। अब आप जरा ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, बस ज्यादा सोचना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना। क्या सोचना है, हम लोग मोलरिटी अगर लिखना चाहें, हम लोग मोलरिटी लिखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं? मोलरिटी की डेफिनेशन बता दो पहले मुझे। मोलरिटी आपने क्या लिखा है, ये लिखिए ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर मैं एन, यार यहां कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट। भाई मोल्स के लिए डेफिनेशन क्या लिखते हो, मोल्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब यहाँ वेट दिया है, मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपने मन से स्वादानुसार क्या करने जा रहे हैं, भाई आप जीरो ही रहो, जीरो मत बनो। हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया ना। जैसे ही इतना हमने किया तो हमको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। देखो मैं 1000 को क्या आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगर इधर उधर करूँ तो आप लोग समझ सको। ले लिया, देखो मैं 1000 को उठा के इधर रख रहा हूँ और मैं कुछ चीजें यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। इनको मैं क्या करूँ, इनको साहब को मैं इसके पास रख दूँ। आप सर थोड़ा इधर आ जाइए, ठीक है, इनसे अच्छी दोस्ती बनेगी। और मैं 1000 को इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखना, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, समझ रहे हो, मास बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वही चाहिए था हमको, तो इधर से मिटा दें, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, इधर जगह बनाता हूँ। इतने में काम बन जाएगा अपना। वहां से पकड़ के लेके आते, ठीक है। तो मैं फाइनली लिखूं, अगर मोलैलिटी इज इक्वल टू एम, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, ऊपर क्या है, मोलैरिटी इंटू 1000 है, इसको कोई तकलीफ नहीं है आपके रखने से। ये क्या है, डी, डेंसिटी, कोई बात नहीं, आप जानते ही इसको, इंटू 1000, माइनस है माइनस लगा देंगे। बताओ ये क्या हो जाएगा, एन, यानी छोटका एन, एन सॉल्यूट अपॉन, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, उधर क्या है 1000 है ना, 1000 को इसके पास में जरा रख दो, देख के अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और पास में क्या है, एम सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड भी किया था आपने ना, मल्टीप्लाई भी किया था। अब इतनी चीजें जैसे हो गई, फिर आप देखोगे कि फिर एक इसकी शक्ल बदल जाएगी। ठीक है, अब जरा बताओ इसकी शक्ल किस में हो गई, ध्यान से चेक करो। क्या ये आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल घुला हुआ सॉल्यूट नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी क्या है, ये भी आपकी एक मोलरिटी है। तो फाइनली अब मैं अंतिम लाइन लिखना चाहूंगा इस पूरे डेरिवेशन की, और ये डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ ये लास्ट वाली लाइन आपसे पूछ सकता है, नीट का ये क्वेश्चन भी है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इस बात को बताता है कि रिलेशन मोलैलिटी और मोलैरिटी में कौन सा रिलेशन दिखाता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला दिखाता है, क्वेश्चन आएगा तो इनटू, तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, माइनस, फिर से मैं इसको कैपिटल एम लिख दूंगा और इनटू। ठीक है, तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसको ध्यान रखिए। हाँ मैंने क्या क्या लिखा, एम मतलब, एम का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी किसकी, मोलैलिटी ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी
मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है जी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डी क्या है, डी है आपकी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और कुछ है, एम सॉल्यूट है ना, तो एम क्या है आपका, मैं ही लिख दे रहा हूं, एम सॉल्यूट है, क्या है सर, हाँ जी, मोलर मास है ना, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि नीचे लिखा है मैंने, इसीलिए कहा ना कि आप लिख दो, चुपचाप चुपचाप लिख दो, सॉल्यूट यूज कर रहे हो सॉल्यूट लिख दो, सॉल्वेंट यूज कर रहे हो सॉल्वेंट लिख दो, सॉल्यूशन यूज करो सॉल्यूशन लिख दो। क्यों? क्योंकि चुपचाप अगर लिख दोगे ना तो आपको चुपचाप समझ में भी आ जाएगा, है ना, उसके बाद 2-4 बार लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये किस लिए, ये किस लिए, ये किस लिए, ठीक है। तो इतना झंझट नहीं पालना, क्या करना है, एब्सोल्यूट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो आप सभी को सॉल्यूट है कि आप लोगों ने इतनी देर तक इस पूरे डेरिवेशन को समझा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चकाचक फिर झमाझम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, भाई डायरेक्ट पूछा गया ये नीट में भी पूछा गया है, आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिएगा, बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला ये बताता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसको देख लो, समझ लो, नहीं समझ में आता है वीडियो फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना। चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे मित्रों, मेरे साथियों। चलो क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डी इंटू 1000 डी मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी एंड एम सॉल्यूट, ठीक है। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, ताजा तरीन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है 10 लाख रुपयों के लिए। बेटा 10 लाख रुपयों के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ नीट के लिए जरूर है। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी, क्या हम लोग लिखे थे बताओ जरा, मोलैलिटी तो यहां था आपका मोलैरिटी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस, अब बताओ फिर से मोलैरिटी आती थी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आता था, ठीक है। इतना आ जाने के बाद आप बताओ मोलैलिटी निकालनी है, फाइंड मोलैलिटी निकालनी है, 2 मोलर दे रखा है इसमें, है ना, इसमें 2 मोलर दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 1000, डेंसिटी दे रखी है 1.12, डेंसिटी दे रखी है 1.12 इंटू 1000, ठीक है। अच्छा माइनस m की तो मोलैरिटी दे रखी है, और m सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब क्या है, यूरिया है, सॉल्यूट में क्या है आपका यूरिया, यूरिया के लिए आप क्या लिखते हो NH2CONH2, है ना, NH2CONH2 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 60, कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, जिसको समझ में आता है उसके लिए, ठीक है, ठीक है। 60 आएगा तो आप यहाँ 60 रखो, जैसे आप 60 रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 1120 माइनस ये हो जाएगा आपका 120, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 अपॉन ये माइनस होगा तो हो जाएगा 1000, और 1000 है तो कट के आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिंपली 2। यहाँ पर क्या आ गई मोलैलिटी आपकी, वेरी गुड, मोलैलिटी आपने फाइंड कर ली है, वो आ गई है 2, और यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, याद कर लिया है, तो आपका तुरंत आपका एक आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसके बाद भी कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में पीपीएम सीखा, मोल फ्रैक्शन सीखा, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए, साथ ही साथ आप लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म का जो रिलेशन होता है, 2 टर्म में रिलेशन होता है, चाहे मोलैरिटी का हो, चाहे मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी का हो, या फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का हो, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपने सीख लिए हैं, आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं समझ में आई तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू सो मच।